एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा सा पहले तुम्हें बताऊं। सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया था, मैं गलत बोल गया। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, मॉडल नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तक माना जाता था हमारे यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है और एटम्स को फर्दर डिवाइड या तोड़ा नहीं जा सकता है और हर केमिकल और फिजिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी और उसका आधार याद है वो किस चीज पर बेस्ड थी। तो सबसे पहले हम बात करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी है बेटा, मॉडल नहीं है। थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ध्यान रखना ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड था। इतना लिख लो क्योंकि आगे चलेंगे कि हमारा पर्पस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाना नहीं है, ये आप कक्षा 7 में 6 में पढ़ते थे। ठीक है, तो देखियो बेटा काफी समय तक ये चलता रहा कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल, हमारी दुनिया में एटम से छोटा कुछ नहीं होता है और एटम ही केमिकल और फिजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। समस्या तब शुरू हुई जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और जे थॉमसन ने पाया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल होता है। पहले उसके कई नाम अलग अलग रखे गए थे, बाद में उसका नामकरण इलेक्ट्रॉन नाम से हुआ। जब उसकी खोज हुई थी तो कुछ लोगों ने तो उसका नाम प्रोटाइस रखा था, कुछ लोगों ने कहा था इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड, सॉलिड और गैस के अलावा ये स्टेट ऑफ मैटर का चौथा स्टेट ऑफ मैटर लग रहा है। फाइनली उसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो ये बात ही आई कि इसका मतलब एटम के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। तो एटम अगर एज ए होल न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही के बराबर का पॉजिटिव चार्ज होता होगा। तो भैया एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, उसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज कहां रहता है और किस तरह से इस चीज का डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम और कहां से घटना शुरू होती है बेटा। ये घटना शुरू होती है जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। प्रोफेसर जे थॉमसन ने ही डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत आ गई। ठीक है, जे थॉमसन ने बताया कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो भैया कहा गया अगर ऐसा होता है तो बताइए भैया इसका एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम का जो मॉडल था वो जे थॉमसन ने दिया और उसे बोला जाता है प्लम एंड पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल था दैट इज वाटरमेलन मॉडल या प्लम एंड पुडिंग मॉडल। पुडिंग मॉडल, प्लम एंड पुडिंग मतलब आप बेटा अगर ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाए, जैसे आप एक लड्डू बनाए उसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, तो जैसे ड्राई फ्रूट का जो लड्डू है वो एक गोला होता है, स्फेयर होता है, और जैसे एक आपने लड्डू बनाया ये एक स्फेयर होता है। उस जिस चीज का आपने लड्डू बनाया, मान लीजिए आपने मावा का बनाया या आटे का लड्डू बनाया, तो जैसे पूरे में इसका आटा यहां स्प्रेड होता है उसी तरह से सारा का सारा मास ऑफ द एटम उस पर स्प्रेड होता है और पॉजिटिव चार्ज भी इस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। और जैसे इस लड्डू में जो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स होते हैं इधर उधर धंसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से इधर उधर धंसे हुए होते हैं। ये प्लम एंड पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल है। वाटरमेलन से कंपेयर करते हैं, जैसे तरबूज होता है, तरबूज एक स्फेयर की तरह गोल तरबूज आप मान लीजिए, उसके अंदर जो रेड पार्ट होता है उससे इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और इसका मास मान लीजिए, और जैसे उसके अंदर बीज जो होते हैं, बीज सीड्स वो धंसे हुए होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन वहां पर धंसे हुए होते हैं। तो वाटरमेलन मॉडल में जे थॉमसन साहब ने यही बताया कि एटम इज ए स्फेयर। तो क्या बताता है अकॉर्डिंग टू दिस, एटम साथ में लिखते चलोगे तो चलेगा, इज अ स्फेयर इन विच टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज या टोटल पॉजिटिव चार्ज लिख लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में ये समझिएगा बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है सब इसमें स्प्रेड है। एंड दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड हियर एंड देयर जस्ट लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन या ड्राई फ्रूट्स ऑफ प्लम एंड पुडिंग। आपका जो लड्डू है वाटरमेलन। ठीक बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम या आपने पढ़ भी रखा है, इसमें कोई आपत्ति हो तो दर्ज करा सकते हैं आप।
अब देखो बेटा, जब आप कोई मॉडल देते हैं तो आपका उस समय तक जो उस मॉडल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन घटनाओं को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो इसमें यह है कि इस मॉडल के आधार पर कौन कौन सी घटनाओं को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जा सका। तो आप लिख दीजिएगा, ही एक्सप्लेन सक्सेसफुली थर्मोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटा पीईई यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड आयोनाइजेशन। लेकिन फिर भी जे थॉमसन का ये मॉडल जो था प्लम एंड पुडिंग मॉडल फेल होता। तो जे थॉमसन का मॉडल में बहुत सारी समस्याएं थी, वो उनमें से कैसे फेल होता है, तो इसके फेलियर का मेन कारण क्या था। फेलियर की बजाय आप चाहे तो लिमिटेशंस लिख सकते हैं, हालांकि ये तो फेल ही हुआ था क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, तो लिमिटेशंस मैंने थोड़ा ऑनर में लिख दिया उनके। लेकिन वास्तव में सक्सेस इसमें तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जैसा एटम हम आज देखते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है ये प्लम एंड पुडिंग मॉडल, जैसा एटम हम आज की डेट में देखते हैं। बोलिए, है ना। तो फेलियर कायदे से तो फेलियर ही है, लेकिन मैंने ऑनर में लिमिटेशंस लिख दिया, तो मुझे तो लगता है लिमिटेशंस हटा भी देना तो चलेगा, क्योंकि यहां तो भैया फेलियर है। मैं मानता हूं कि किसी भी के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया प्रयास फेलियर नहीं होता है, वो एक स्टार्टिंग होती है, फिर धीरे धीरे डेवलप होकर आगे बढ़ता है। ये ऐसे ही है विज्ञान और नॉलेज चलता है। करेक्ट। एक्चुअल में एटम से जो स्पेक्ट्रम एमिट होता है, यानी एटम से हमेशा बेटा कोई एटम, आपके पास कोई भी चीज है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो रूम टेम्परेचर, आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर के अनुसार कोई ना कोई रेडिएशन एमिट करते हैं, इन्हें स्पेक्ट्रल लाइंस भी बोला जाता है। तो ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सुन लीजिएगा ये भी क्वेश्चन बनता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी एटम से निकलने वाले रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन होता है। एक्चुअली स्पेक्ट्रम तीन तरह के होते हैं बेटा, आगे आएगा बात करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज ए लाइन स्पेक्ट्रा, और ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। उसने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं ये अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के अनुसार वाइब्रेट करते रहते हैं, और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से जो रेडिएशन एमिट होते हैं वही हमें मिलते हैं। लेकिन अलग अलग एटम अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है, तो वास्तव में हमें जो मिलना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस क्यों? इसकी अलग फ्रीक्वेंसी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी या अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन मिलेंगे। और जब लगभग सभी वेवलेंथ के रेडिएशन मिलते हैं तो बेटा सारे पॉसिबल वेवलेंथ का रेडिएशन का मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार मिलना। तो ये कहां पर फेल होता है? सबसे पहला फेलियर इसका आता है कि कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम एमिटेड फ्रॉम द एटम, उसको नहीं एक्सप्लेन कर सका। तो लिखो कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम एमिटेड फ्रॉम द एटम। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग दिस मॉडल, जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं, दिस मॉडल स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूअस। इससे लगता था स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन स्पेक्ट्रम लाइन होता था। दूसरा फेलियर इसका ही स्टूडेंट देता है, इसका ही होनहार विद्यार्थी था, उसका नाम था रदरफोर्ड। हाँ, उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जो गोल्ड फॉयल पे किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस जो थे वो तरबूज मॉडल से बिल्कुल खिलाफ आ रहे थे। तो भैया ध्यान रखना, तरबूज मॉडल तो कहानी है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन है वो हकीकत है। कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये फेल हो गया भैया, ये फेल हो गया। तो फिर क्या हुआ कि भैया एटॉमिक मॉडल कैसा है? तो जिसने सबसे बड़ा झटका दिया रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड का ही अगला मॉडल है जो कि हमारे सामने आता है। तो अब अगला हम रदरफोर्ड का पहले तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसके आउटकम देख लें, उसकी लिमिटेशंस देख लें, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आ जाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब तो फेल हो गए। तो अब आ जाता है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तुम्हें याद होगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड की बड़ी थिन फॉयल ली। ये थिन फॉयल की थिकनेस जो थी, थिकनेस ऑफ फॉयल देखो बेटा, गोल्ड फॉयल उसने लिया, थिकनेस ये थी बेटा, थिकनेस उसकी बहुत ही कम रखी उसने, लगभग, डेटा याद रखना जरूरी नहीं है, मुझे याद है तो लिख देते हैं, 10⁻⁷ मीटर, तो याद ही रखो, इतनी पतली फॉयल।
दूसरा गोल्ड फॉयल लेने का फायदा ये था, तुम्हें पता गोल्ड का न्यूक्लियस जो होता है स्ट्रांग होता है बेटा, हैवी है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है और 79 अगर उसका एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर का न्यूक्लियस का अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इससे फायदा क्या था, एक तो स्टेबल होगा, आसानी से उसका न्यूक्लियस एटम टूट फूट नहीं जाएगा, नहीं मालूंगा हम बम्बार्डिंग करें वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए तो अलग ही रिजल्ट आए। और दूसरा ये था कि अगर 79 उसका एटॉमिक नंबर है तो उसके न्यूक्लियस पे भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस 79 E के बराबर होगा। और ये बड़ा चार्ज है क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2E के बराबर इलेक्ट्रॉन के दुगना है। तो एक्चुअल में इसका मतलब था, हो सकता है इसमें बड़ा कम चार्ज, बात समझिएगा बेटा, अगर कम पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है तो हो सकता है इन दोनों में कोई तगड़ा रिपल्सन मिले ही ना। मतलब हो सकता है कि बिल्कुल इसके यानी न्यूक्लियस के नजदीक से गुजरे, लेकिन ये अगर हल्का पॉजिटिव चार्ज होता, मान लीजिए सिर्फ 10E होता, तो हो सकता है इसके बीच का रिपल्सन इतना मेजरेबल ना होता। तो वो चाहता था कि भैया रिपल्सन वगैरह हो, यानी हम पॉजिटिव चार्ज का नेचर देखना चाहते थे, क्योंकि थॉमसन साहब ने बताया था वो तो पूरे में स्प्रेड होता है, तो उसे ही देखना था कि पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो हो सकता है इसके ऊपर बड़ा प्रभाव ना डाले। वो चाहता था कि पॉजिटिव चार्ज हो तो इस पॉजिटिव चार्ज को अच्छा खासा डिफ्लेक्ट करे, और अगर डिफ्लेक्ट करे तो हमें स्क्रीन पर जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उसमें दिखना चाहिए। गोल्ड फॉयल लेने के पीछे 2 या 3 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, इसकी थिकनेस बड़ी कम रखनी थी, और तो पता गोल्ड को बड़ी पतली चादर में पीटा जा सकता है, पीट पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है। हर एलिमेंट जो है, हर सब्सटेंस की बड़ी पतली चादर नहीं बनाई जा सकती, उससे पहले ही वो स्प्रेड टूट फूट जाता है। तो गोल्ड की पतली चादर बना सकते हैं। दूसरा, पतला लेना जरूरत था। तीसरा, ये इसका न्यूक्लियस हैवी होता है तो डिफ्लेक्शन ठीक ठाक होगा, और हमारा काम है डिफ्लेक्शन को देखना। आगे चले तो देखिएगा, ये हमने गोल्ड फॉयल ले लिया, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की और उसने पाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड। उसने पाया कि भैया ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल जा रहे हैं, मतलब बड़ी मात्रा में, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, तो पता है लगभग 0.14%। तो आप ये आप 0.14% क्या बता रहे हैं, मैं क्लियर करूं। केवल टोटल अल्फा पार्टिकल जो आ रहे थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल का डेविएशन, अपने रास्ते से इनका डेविएशन 1 डिग्री के से ज्यादा होता है, 1 डिग्री या उसके आसपास होता है, और सारे के सारे सीधे ही चले जाते हैं। तो 1 डिग्री और मोर डिफ्लेक्शन है वो केवल 0.14% का होता है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो जे थॉमसन ने बताया था कि एटम का पॉजिटिव चार्ज पूरे में स्प्रेड होता है, तो अगर एटम का पॉजिटिव चार्ज हर जगह स्प्रेड होता तो बेटा ये पूरी की पूरी गोल्ड फॉयल एटम, गोल्ड के एटम से बनी है, तो हर जगह पे यहां हर जगह इसका ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता। अगर हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल के ऊपर रिपल्शन लगाता और ये पार्टिकल अनडेविएटेड ना जाते बल्कि अपने रास्ते से भटकते। लेकिन इन ज्यादातर पार्टिकल का सीधे निकल जाना बताता है क्या, कि वास्तव में एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, उसमें जाते वक्त अल्फा पार्टिकल का जरा सा भी डेविएशन नहीं होता है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल का जरा सा भी डेविएशन नहीं होता है। बोलिए, बात क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या था, देखिए पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज अनडेविएटेड। बताओ यहां से क्या फाइनल रिजल्ट आया, ही कंक्लूडेड दैट मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। अंदर से ज्यादातर हिस्सा तो एटम का क्या है बेटा, वो तो खाली है। बोलिए, ये बात क्लियर। सेकेंड पॉइंट ये था, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। जैसे आप लिखना चाहें 0.14% पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय 1 डिग्री और मोर। 1 डिग्री या उससे ज्यादा सिर्फ 1.14% पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं। अब बताइएगा, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, छोटे एंगल पे। अब जैसे हम बना दें, मान लो यहां पर हम ले लेते ये अल्फा पार्टिकल आपका ये हुआ, देखिएगा बेटा अल्फा पार्टिकल।
अब ये ऐसे गया तो इनका मतलब है ये देखो जाना था ऐसे, लेकिन एक छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल थीटा पे डिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल छोटा है, तो बड़े कम अल्फा पार्टिकल छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। इससे ये क्या कंक्लूड किया बताओ बेटा? इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में हर जगह स्प्रेड नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ ही पार्टिकल का 1 डिग्री के आसपास या उससे ज्यादा डेविएट होना बताता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहीं कहीं पर छोटी से स्थान पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट पॉजिटिव चार्ज इज concentrated in a small space of the atom. एटम के एक छोटे से स्थान पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कंक्लूजन था। थर्ड पॉइंट आइएगा, देखो बेटा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल बेटा ऐसे होते हैं जो कि जाते हैं, जैसे हम इस वाले को ले लें, ये एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है और दे आर डेविएटेड, मतलब उनका डेविएशन अपने स्थान से 90 से बड़े एंगल पे होता है। देखो ऐसे लौट आते हैं, आप देखें तो ये एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 180 भी हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट क्या आता है? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, और एनसीईआरटी का डेटा है क्या, 1 आउट ऑफ 8000, 8000 अल्फा पार्टिकल में लगभग कैलकुलेशन है, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल को देखा गया कि वो 90 से बड़े एंगल पे डेविएट होता है, 180 भी एक आध का हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ छोटी सी जगह पे नहीं है, वो बहुत ही छोटी सी जगह पे, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल 90 से ज्यादा डेविएट होना बता रहा है। भाई क्यों डेविएट होगा 90 से? बताओ, ये 90 से बड़े क्यों होगा? इसका मतलब पॉजिटिव आयन जो है इसके नजदीक होगा, और नजदीक पॉजिटिव आयन बड़े कम में मिल रहा है, 1 आउट ऑफ 8000। ठीक है, तो लिख सकते हो 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स। ये था डेटा, राइट? ही कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किया? दैट पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड in a very small space, extremely small space called nucleus. इसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने बता दिया कि भैया थॉमसन साहब का ये मानना कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और मास पूरे में स्प्रेड होता है, ऐसा नहीं है। तो फिर रदरफोर्ड ने इसके ऑब्जर्वेशंस के आधार पर अपना मॉडल बनाया, उसे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं, राइट? तो अब हेडिंग, ये रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, हमें अब मॉडल बनाना है, तो हेडिंग दीजिएगा रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में पॉइंट क्या था? रदरफोर्ड ने क्या बताया बेटा? रदरफोर्ड ने बताया कि एटम एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो एटम इज अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। और दूसरा बताइए, तो भैया एटम हो गया, अब हुआ उसके पॉजिटिव चार्ज कहां होते हैं? उसने कहा पूरा पॉजिटिव चार्ज, सुनिएगा बेटा, पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम का और ऑलमोस्ट टोटल मास। ऑलमोस्ट मास क्यों कर दिया बेटा? क्योंकि थोड़ा बहुत मास इलेक्ट्रॉन पे भी होगा, वो ठीक है न्यूक्लियस के तुलना में ना के बराबर, इसलिए ऑलमोस्ट कर दिया। टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट टोटल मास। ऑलमोस्ट क्यों लिखा? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उसे आप हटा दो। ऑलमोस्ट मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। इसका मतलब जानते हो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड के नाम पर है, रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, राइट? तीसरा बात आई कि भैया इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? तो इसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट? तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। चौथा, जब न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो सीपीएफ कहां से आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। CPF is
provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and electrons and electron। बोले इतनी बात क्लियर? लेकिन कमियां तो थी बेटा, कोई भी मॉडल आज तक परफेक्ट नहीं बन पाया। तो हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। चलो बताओ, पहला ड्रॉबैक बताइए। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कोई एक्सप्लेन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? फिर से बोलो, एक बोलो, चलो एक एक कोई बोलो, तय तुम लोग कर लो, हम नहीं बताएंगे। नॉट क्लियर, फिर से क्या बोला? विच इलेक्ट्रॉन? ऐसा है क्या? फिर से बोलो, ये चीज थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? हाँ, फॉल इन द न्यूक्लियस। नहीं, हाँ नहीं, समझ गए। फॉल नहीं, एक्चुअली ये बात कह रहा, लेकिन बात तुम दूसरे ढंग से कह रहे हो। देखो, फॉल तो करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से फॉल कर जाता तो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, हमारी धरती जाके सूरज के अंदर गिर जाती, है ना। तो पता, जब भी कोई चीज किसी तरफ से अट्रैक्शन से आकर्षित होता है, अट्रैक्शन से बचने का एक ही तरीका है, और वो जानते क्या है? सर्कुलर मोशन। मतलब कहते हैं ब्लैक होल से भी बचा जा सकता है कि अगर आप ब्लैक होल के जब नजदीक जाएं तो अपनी गति को इतना ज्यादा रख लें कि mv²/r जो है वो cpf, mv²/r cpf जो है वो अट्रैक्शन के बराबर हो जाए। तो वो तो बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है, वो बात अलग। अब ये ना कहना कि इलेक्ट्रॉन का पाथ इलिप्टिकल होता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पाथ तो इलिप्टिकल होता है, लेकिन सोमरफेल्ड ने यह भी बता दिया था इलेक्ट्रिकल पाथ होने के बावजूद भी ये कैलकुलेशन सही जाते हैं। याद है ना? हाँ, ये चलिए। हाँ, तुम बोलो बेटा, ट्राई करो। मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, इसलिए बोलो, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको कहने का तरीका अलग हो सकता है। बोलो बेटा। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बहुत सही। परफेक्ट। तुमने बिल्कुल वैसे एक्सप्लेन किया जैसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, बिल्कुल वैसे इसने किया बेटा। देखिएगा, तुम्हें याद है बेटा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहता है? जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट शुरुआत किया था तो मैंने क्या कहा था कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, चार्ज पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो रेडिएशन एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन। क्या बताया इसने कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसा कि रदरफोर्ड ने बोला, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर सेंटीपिटल फोर्स है, इसलिए इसके ऊपर एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सीपीए v²/r। तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तो पता, अभी मैंने बताया, वो एक रेडिएशन को एमिट करेगा, और जब रेडिएशन एमिट करेगा तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए? अब मैं असली डायग्राम बना दूं। अब धीरे धीरे क्या होना चाहिए? जब एनर्जी कम होगी तो इसकी रेडियस कम होनी चाहिए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे रेडियस में जाते जाते फाइनली जाकर के इसके अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अगर गिर जाता तो एटम ही जाके, जो आप बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन अलग है, पॉजिटिव चार्ज अलग है, ये सब खत्म हो जाता। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम यहां पर खतरे में आती है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशंस, और इसलिए उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होती जानी चाहिए, रेडियस कम होता जाएगा, और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये क्या कहता है? लिखोगे बाय इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स emit radiations, therefore its energy and radius of orbit should decrease continuously, and finally electrons should fall into the न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए।
ऐसा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को खतरा आता है। दूसरा फेलियर ये है, कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, जो बेटा हमारे थॉमसन साहब भी नहीं कर पाए थे, एमिटेड बाय द एटम। तो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इनके अकॉर्डिंग भी होना। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि जब बड़े रेडियस में रिवॉल्व कर रहा था तो अलग एनर्जी एमिट कर रहा था, रेडियस छोटा हुआ तो एनर्जी अलग आएगी, और छोटा हुआ और आएगी, इसलिए हर फ्रीक्वेंसी और हर वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल जो एमिटेड रेडिएशन होना चाहिए दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, इसलिए स्पेक्ट्रम विल बी कॉन्टिन्यूअस। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो करते हैं कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन होता है, उसमें महीन महीन छोटी छोटी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है। बोले क्लियर? चलिए अब आप यहां पर इसे खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब रदरफोर्ड के मॉडल से कई छोटी छोटी बातें और निकल के आएंगी, हम उनकी बात यहां पर कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा यहां पर आ जाइएगा, एक तो पॉइंट ये लिख देना बेटा। तो पता है बेटा कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है, जैसा रदरफोर्ड का मॉडल था लगभग उसी के आसपास का एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं, और महीन चीजों, बारीक चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए लगातार चेंजेस हो रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन जो आज का हमारा एटम है, जिसमें न्यूक्लियस एक जगह है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, वो मॉडल रदरफोर्ड का ही था। तो एक पॉइंट लिख लो, मैं लिख रहा हूं, लिखो रदरफोर्ड्स मॉडल was the major step towards how we see the atom today। मैं यहां नोट में लिख देता हूं, Rutherford's model was major step towards how we see the atom today। आज जैसा हम एटम देखते हैं, पाते हैं, वो रदरफोर्ड के मॉडल का ही सबसे पहला मेजर स्टेप था, पहला प्रयास था। देखो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, अल्फा पार्टिकल की डिस्कवरी और बीटा रेज की डिस्कवरी, बीटा रेडिएशंस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड के नाम जाती है। एक और चीज है, तुम बताओगे प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था? न्यूट्रॉन तो चैडविक था, गोल्डस्टीन। हाँ, लेकिन तुम ध्यान रखना बेटा, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन नहीं, वो रदरफोर्ड के नाम ही अब आती है। लिखना चाहो लिख सकते हो, क्या था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा रेज एंड प्रोटॉन, क्रेडिटेड टू रदरफोर्ड। फिर बचा क्या? सब तो कर डाला इसने। अब जो हम करेंगे न्यूमेरिकल है, जिसे बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हम इससे न्यूक्लियस के डायमेंशन यानी साइज भी पता कर सकते हैं। आप कह सकते हो न्यूक्लियर डायमेंशन। कैसे हम बताएंगे? देखिएगा बेटा, इसने एक्सपेरिमेंट में बाकायदा किया, सब कैलकुलेशन कर रहा था। देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस आपने ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है? Ze के बराबर। जेड एटॉमिक नंबर है बेटा, राइट, Ze। तो देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप अल्फा पार्टिकल की इसके ऊपर बम्बार्डिंग करें, ये अल्फा पार्टिकल है, तो पता है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज अगर लें तो 2e के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज अगर आप ये लो, इसे Q2 से लिख लो, तो प्लस Ze के बराबर है। इस अल्फा पार्टिकल को बड़ी गति दे दी जाए, और ये सब जानते हो बेटा, रदरफोर्ड साहब ने स्टार्ट किया, और इसके बाद इनके बाद ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होता है। इन्हीं के दो स्टूडेंट थे, जीजर एंड मॉर्सडीन, GEIGER, जीजर एंड मॉर्सडीन। कहते हैं ये तो दोनों केवल 20 साल के बच्चे थे, अभी इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया था, और ग्रेजुएशन कर रहे थे। उसी के दौरान रदरफोर्ड के मतलब इंस्ट्रक्शंस पर इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ा रहे थे, रोज रोज कर रहे थे, और नई नई खोजें लेकर के आ रहे थे। तो इस रदरफोर्ड का मॉडल जो है, इसमें बहुत सारा काम जीजर और मॉर्सडीन का है, जो लगातार उसमें चेंजेस करते जा रहे थे, राइट। देखो, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम लोग उसी का काम बता रहे हैं जो रदरफोर्ड ने किया। अगर ये बड़ी काइनेटिक एनर्जी K से बेटा एक्सेलरेट भेजा जाता है, और इसका मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी को 12mv² भी लिख सकते हो। तो अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी K से भेजा जाता है न्यूक्लियस की तरफ, और ये अगर हेड ऑन कोलिजन करने जाए तो आप समझिएगा
इसकी काइनेटिक एनर्जी इस जगह K है, जैसे जैसे नजदीक आएगा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा, इसलिए इसकी गति धीरे धीरे कम होगी और फाइनली ये एक जगह पे आकर के ये रुक जाएगा, यानी यहां वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। और जिस जगह पे ये आकर के रुक जाएगा उस जगह पर इसकी डिस्टेंस होगी फ्रॉम द न्यूक्लियस के सेंटर से, इसकी डिस्टेंस, इसे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करते हैं। चलिए हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड टुवर्ड द न्यूक्लियस के नजदीक पहुंच के एक जगह रुकता है, जहां पे रुकता है उस समय न्यूक्लियस के सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस को R0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तुम कहोगे R0 क्या सर, कैसे? अपने आप आ जाएगा, आप देखो, लिखो इफ K equal to half mv square is kinetic energy of alpha particle if it is stopped at the distance r0, then it is called distance of closest approach, अब पता कैसे करें? बड़ा सिंपल सा, देखो बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी K थी, तो शुरुआत में ये माना जाता है कि ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बाहर था, यानी इन्फिनिटी पे था, तो शुरुआत में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, ये आकर के यहां रुक गया, तो इसका मतलब इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आप क्या लिखोगे, फॉर R0 में क्या होगा, मैं देखो क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R0 होता है। तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, हम R0 निकालना चाहते हैं, तो इसलिए R0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन K आएगा। तो R0 और निकालना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q1 बेटा 2E है, Q2 अगर आप देखें ZE है, Z एटॉमिक नंबर होता है अपॉन K, इसलिए R0 इक्वल टू 2ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K से आप निकाल लेंगे। कोई जरूरत नहीं है 2 और 4 को कैंसिल करने का। ये तो आप ध्यान से देखो बेटा, Z आपको पता है, E पता है, काइनेटिक एनर्जी जिसको आप भेजेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, रख करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ाएंगे। इसी मेथड से रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने साइज ऑफ न्यूक्लियस को बेटा एसेस किया था, उसका असेसमेंट या आप कह सकते हैं बड़ा नियर कैलकुलेशन किया था। कैसे? इस अल्फा पार्टिकल को आपने पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी से भेजा, ये एक खास जगह पे जाके रुका, और इस रुकने वाली दूरी को तुम्हें कोई स्केल से नहीं नापना, इस कैलकुलेशन से आपने नाप लिया। फिर अगली बार इसकी काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा और बढ़ाया, ये थोड़ा और नजदीक जाके रुका, और बढ़ाया और नजदीक जाके रुका, इसलिए ये डिस्टेंस बेटा देखो ये और नजदीक और नजदीक और नजदीक जाता रहा। और जब ये डिस्टेंस सबसे छोटी आती गई तो जो सबसे छोटी डिस्टेंस है उसको मान लिया गया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस है। इवन तुम ये भी समझ लेना कि अगर गति कुछ ज्यादा बढ़ा दिया तो ये न्यूक्लियस को तोड़ के भी निकल सकता है। तो जब वो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय किए बगैर निकला और सबसे नियरेस्ट जाकर के जहां पर रुका, उस समय की काइनेटिक एनर्जी अगर हम यहां रख लें तो सबसे नजदीक डिस्टेंस न्यूक्लियस के पास पहुंचने की आ जाएगी। और जब ये बेटा न्यूक्लियस के सबसे नजदीक पहुंचेगा, आप देखो ये अगर यहां पहुंचेगा तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ जाता है, जो कि उस समय उसने 10⁻14 से 10⁻15 मीटर के आसपास निकाला था। बोले क्लियर? K की वैल्यू अगर ½ mv² रखने की जरूरत पड़ेगी तो आप रख लीजिए।